ही का नाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको दिखाया जाए ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरें चुनी गई हैं इस शो के लिए। शुरुआत होगी आज मॉनसून की खबर के साथ, लेकिन समझेंगे बुआई के आंकड़ों को और समझेंगे खाद्य महंगाई की बढ़ रही चिंताओं को। आखिर क्यों बढ़ने लगी खाद्य महंगाई की चिंता? चीन से आयात पर होगी सख्ती। अब कौन से आयात पर सख्ती होगी? क्यों चाहकर भी बार बार सख्ती नहीं हो पाती है, ये समझेंगे। कितनी ऊंची उड़ी उड़ान स्कीम, होगी समीक्षा। इसकी समीक्षा की जा रही है, क्यों की जा रही है, कौन करेगा समीक्षा, समीक्षा में क्या कुछ निकल सकता है, ये जानेंगे। कोल ब्लॉक्स क्यों वापस कर रही कंपनियां, क्या मस्क पर भारी पड़ेंगे जकरबर्ग? ये लड़ाई तीखी होती जा रही है, लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच गई है। क्या आरोप है, क्या लड़ाई है, कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये जानेंगे। और शेयर बाजार की तेजी के पीछे क्या छिपा है? शेयर बाजार ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं, लेकिन इस ऊंचाई में भी जो नए शिखर बन रहे हैं वो दरअसल छोटे और मझोले इंडेक्स बना रहे हैं। इस तेजी के पीछे क्या है, क्या संकट है, क्या डर है, ये सब कुछ आज जानेंगे इस दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। लेकिन शुरुआत मॉनसून की खबर साथ। मॉनसून की खबर में आज दो बातें हैं। पहली बात यह कि जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ रहा है, जो बरसात की कमी थी, डेफिसिट था, वो अब पूरा खत्म होने के कगार पर है। 30% डेफिसिट था 12 दिन पहले, लेकिन अब सिर्फ रह गया है 5%। यानी बीते 30 दिनों में 12 दिनों में 30% से डेफिसिट घटकर 5% रह गया है। लेकिन इस डेफिसिट घटने के बाद भी बुआई के आंकड़े जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। ताज़ा बुआई के आंकड़े ये बताते हैं कि बुआई अभी भी पिछले साल की स्थिति से पिछड़ी हुई है। मानसून की स्थिति में सुधार आया, खरीफ की बुआई सुधरनी चाहिए थी, लेकिन फसलों की खेती पिछड़ी हुई है। अब तक खरीफ बुआई के जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें कुल रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 34 लाख हेक्टेयर पीछे है। 7 जुलाई तक देश भर में 321 लाख हेक्टेयर खरीफ की खेती दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इस दौरान 355 लाख हेक्टेयर फसल लग चुकी थी। आंकड़ा आपके सामने स्क्रीन पर है। खरीफ की सभी प्रमुख फसलें, धान, दलहन, तिलहन, कपास, सबका रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। सर, एक तरफ मॉनसून का डेफिसिट कम हो रहा है, लेकिन बुआई के आंकड़े अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, पिछले साल की तुलना में अभी पीछे हैं। क्या खाद्य महंगाई की चिंता यहां से और गहरी हो गई? शुभम, मानसून का डेफिसिट कम होने की जो खबर है उसके पीछे का आंकड़ा हमें, उसकी सच्चाई हमें खरीफ के बुआई के आंकड़ों में दिखाई देती है। मानसून का ओवरऑल डेफिसिट, पूरे देश में बारिश की कमी कम हो रही है, क्योंकि भारत के कई हिस्सों में अतिवृष्टि हुई है, काफ़ी बारिश हुई है। लेकिन इस समय भी अगर आप आज भारत के में मानसून के नक्शे और रबी की बुआई के, खरीफ की बुआई के नक्शे को एक साथ देखें और आप तटीय पश्चिम से, कर्नाटक के निचले हिस्से से अगर यात्रा करें उत्तर पूर्वोत्तर की तरफ, तो ये पूरी पट्टी जो पूर्व की तरफ जाती है, इस पूरी पट्टी में मराठवाड़ा, कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना से लेकर उड़ीसा और बिहार तक की इस पूरी पट्टी में एक लाल रंग का हिस्सा दिखता है नक्शे के ऊपर। इस लाल रंग के हिस्से में बारिश कम हुई और यहीं से वो आंकड़ा आ रहा है जो आपको भी शुभम ने बताया, खरीफ की बुआई में कमी का। खरीफ की फसल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण फसल है। धान की बुआई में सबसे तेज गिरावट दिखाई दे रही है और सारी फसलों की बुआई पिछड़ी हुई है। यानी जिन इलाकों से मानसून निकल चुका है और अब आगे बारिश कर रहा है, उन इलाकों में दोबारा अगर अच्छी बारिश होती नहीं दिखती तो ये घाटा पूरा होने की संभावना नहीं है और इसलिए खाद्य महंगाई की चिंता बढ़ती दिख रही है। क्रिसिल हर मौके पर भारत में खाद्य महंगाई को नापने का एक इंडेक्स लेकर आता है, जिसको थाली इंडेक्स कहा जाता है। उस थाली इंडेक्स के हिसाब से भारत में खाने की दोनों थालियाँ, औसत लोगों के खाने की दोनों थालियाँ, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, यानी जो शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। शाकाहारी थाली में ज़्यादा तेज बढ़ोतरी है, उसकी कॉस्ट में करीब 5 से 0.2% की बढ़ोतरी, और इसकी खास वजह यह है कि अनाज महंगे हैं, सब्जियां महंगी हुई हैं, जबकि मांसाहारी थाली की कॉस्ट में करीब 3% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी जो वजह है, प्रतिशत से बाहर निकले तो सच्चाई दिखती है। सबसे बड़ी वजह है कि आटे की कीमत जून के महीने में लगभग 9 से 10% बढ़ी है और इस महंगाई ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है। इसके अलावा चावल के और दालों के दाम करीब 12 और 8% बढ़े हैं और इसलिए खाद्य महंगाई फिर सामने सर पर खड़ी है, जिसकी आशंका हमें दिख रही है।
एक अंतर्विरोध आपने यहां देखा कि मानसून सुधरा लेकिन उसके बाद भी बुआई अच्छी नहीं रही, पिछले साल से पिछड़ी हुई है। दूसरा अंतर्विरोध अब देखिए, चावल की महंगाई बढ़ रही है, 11 साल की ऊंचाई पर ग्लोबल मार्केट में कीमतें हैं, ये हमने आपको कल बताया। महंगाई आगे भी बढ़ सकती है, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन इसके बाद भी सरकारी स्टॉक से जब खुले बाजार में चावल बिकने को आया, सरकार लेकर आई, तो उसको ठंडा रिस्पांस मिला। भारतीय खाद्य निगम ने OMSS योजना के तहत नीलामी के जरिए कुल खुले बाजार में कुल 3.86 लाख टन चावल बेचने की बोली आमंत्रित की, लेकिन 170 टन चावल ही बिक पाया। चावल की बिक्री को यह ठंडा रिस्पांस ऐसे समय पर मिला जब विदेशी बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सर, क्यों नहीं बिका ये सस्ता चावल? ये एक अजीब सी असंगति बाजार में दिखाई दी कि सरकार ने खुले बाजार में चावल बेचने की कोशिश की, बिक्री नहीं दिखी, क्योंकि दो वजहें इसमें दिख रही हैं। एक तो प्रक्रियागत दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रक्रिया के तहत चावल बेचा जा रहा है उसमें एक डिपो से चावल बेचने की एक सीमा लगाई गई है और कंपनियों के लिए खरीद की भी सीमा है। शायद एक उसकी बड़ी वजह दिखी जिसके कारण बाजार में चावल नहीं खरीदा गया। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि बाजार में अभी कीमतें ऊपर हैं और इसके बाद भी खरीफ फसल आने की संभावना बनती दिखाई दे रही, इसलिए भी शायद बाजार में इसकी सरकारी अनाज की मांग नहीं दिखाई दे रही। लेकिन ये प्रक्रिया भी आने वाले समय में जारी रहेगी। कुछ मुद्दे ये भी थे कि जो अलग अलग वैरायटीज़ के राइस हैं, जिनमें जिस वैरायटी के राइस की है, जिस किस्म के चावल की मांग बाजार में ज़्यादा है, वो इस नीलामी में उपलब्ध नहीं था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सरकारी बैंकों के प्रमुख के साथ दो मुलाकातें की और इस मुलाकात में 2 नसीहतें दी गई। पहली ये कि भाई कर्ज को ना छुपाएं, अगर कर्ज फंसा हुआ है तो उसे बताएं, घोषित करें, पारदर्शिता अपनाएं। और दूसरा ये कहा गया कि जमा के लिए होड़ ना करें। सर, इन दोनों बातों के जरिए क्या कहना चाहती थी वित्त मंत्री, क्या मतलब था इन बातों का? पहली बात महत्वपूर्ण और चिंताजनक है। रिजर्व बैंक के बाद सरकार ने खुद कहा, जो कि बैंकों की मालिक है, वह सबसे बड़ी हिस्सेदार है। ऐसा लग रहा है सरकार और रिजर्व बैंक को, शुभम, कि बैंक अपने यहाँ जो कर्ज हैं, जो फंसे हुए कर्ज हैं, उनकी की सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। खासतौर पर अनसिक्योर्ड लोन्स की सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो कल जब बैंकों के साथ समीक्षा हुई तो वित्त मंत्री ने भी खुलकर ये कहा कि वो जो नियम तय किए गए हैं, पीरियडिकली समय के आधार पर वो अपने कर्जों की वास्तविक स्थिति बताएं। बैंक को छिपा रहे हैं और दोनों नियामक, सरकार और वित्त मंत्रालय, दोनों डरे हुए हैं, खासतौर पर बैंकों की बैलेंस शीट में बन रहे अनसिक्योर्ड लोन को लेकर। दूसरी खबर और दिलचस्प है। दूसरी खबर ये कि वित्त मंत्री ने बैंकों को सलाह दी कि वो डिपॉजिट्स बढ़ाने की होड़ ना करें। हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि पिछले 5-6 महीनों से बैंकों के बीच डिपॉजिट बढ़ाने की होड़ चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट कलेक्ट करने की, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं, कर्ज पर रेपो रेट बढ़ रही है, इसलिए ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं 7%, 8% फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर, जिसका असर हमें प्राइवेट बैंकों पर अभी हाल में देखने को मिला, क्योंकि प्राइवेट बैंकों का कासा गिर गया, उनके जो सेविंग और करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स थे वो गिर गए, क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट में बढ़ोतरी हुई। सरकार इस तरफ इशारा कर रही कि अगर बैंकों ने इस तरह से होड़ की डिपॉजिट की तो भविष्य में उन्हें इन डिपॉजिट्स की सर्विस करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट या जो टाइम डिपॉजिट हैं वो 2 या 3 साल के 4 साल के 5 साल के होते हैं, और जब ब्याज दरें आगे गिरेंगी तब उनके लिए मुश्किल होगी, ऐसा बाजार में दिखाई दे रहा है। इस वजह से एक दबाव और एक चिंता बैंकिंग मैनेजमेंट के भीतर बैंकों और आरबीआई के बीच में दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ ये कि एचडीएफसी के मर्जर के बाद भी डिपॉजिट सेगमेंट्स में काफ़ी तेज होड़ बनती दिखाई दे रही है, ऐसा भी दिखेगा, इसका भी असर बाजार पे दिखेगा। चीन से आयात होने वाले खिलौनों पर जिस तरह का क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू हैं, उसी तरीके के कंट्रोल नियम अब और प्रोडक्ट पर भी लागू हों, और अब निशाने पर हैं घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। जी हाँ, चीन से घटिया क्वालिटी के इलेक्ट्रिक उपकरणों के आयात पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार ये विचार कर रही है। सर, कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल होंगे और ये कोशिश आपको लगता है कितनी सफल होती दिख रही है पूरी जो चीन के घटिया क्वालिटी का आयात पर रोक लगाने की है? चीन से पहले कुछ छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था क्वालिटी के आधार पर। अब वॉशिंग मशीन, मिक्सर, टीवी और कुछ बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के आयात पर को प्रतिबंधित करने या उन पर क्वालिटी चेक लगाने की कोशिश है। इस कोशिश के पीछे एक वजह यह है कि खराब क्वालिटी के सामान को रोककर या कम क्वालिटी के सामान को रोककर भारत में इसके उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाए। पर यहाँ इस समय एक दिलचस्प उलझन है बाजार में। जब हम कल इंपोर्टर्स से बात कर रहे थे युआन की गिरावट के संदर्भ में, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि युआन की गिरावट के बाद भारत के बाजार में आयातकों के नज़रिए में क्या बदलाव हुआ है, तो इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है कि कमज़ोर होने के कारण, युआन रुपये से कमज़ोर होने के कारण अगले कुछ महीनों में
में चीन से आयात बढ़ सकता है, इंपोर्ट में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि भारतीय बाजार में महंगाई ज़्यादा है, बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, और चीन से आयात अब और सस्ता हो रहा है रुपए और युआन के बीच अंतर के कारण। तो इधर सरकार इस आयात को रोकने की कोशिश कर रही, पर मुद्रा बाजार आयातकों को, इंपोर्टर्स को और ज़्यादा आयात करने की तरफ प्रेरित कर रहा है। मन का कार्ड चुनने का ऑप्शन ग्राहकों को दिया जाए, आरबीआई के इस निर्देश ने कुछ संस्थाओं की उलझनें बढ़ा दी हैं। इनमें बैंक भी शामिल है और गैर बैंकिंग संस्थाएं भी शामिल है। उलझन ये है कि को ब्रांडेड कार्ड की स्थिति में ये नियम कैसे लागू होगा। सर, क्या क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं बैंक? बैंकों ने कहा है कि बैंक्स कई सारे को ब्रांडेड कार्ड जारी करते हैं, जिसमें कंपनियों के साथ भी होते हैं, और कंपनियां और कार्ड कंपनी के बीच में एक करार होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एसबीआई किसी तेल कंपनी के साथ, ऑयल कंपनी के साथ एक को ब्रांडेड कार्ड जारी करती है, और वो करार उन दो कंपनियों के बीच में होता है, वीज़ा और बीपीसीएल है, वीज़ा और आईओसी के बीच में। ऐसी स्थिति में कंपनियां में बैंकों को क्या करना होगा, क्योंकि बैंक को ब्रांडेड कार्ड जारी कर रहे हैं। इस संदर्भ में बैंकों ने आरबीआई से एक क्लैरिफिकेशन मांगा है। दूसरी एक और बड़ा विषय इसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन का भी है, क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन भी रुपए और बाकी सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स के पेमेंट्स के प्रोसेस को मैनेज करता है। तो उससे भी क्लैरिफिकेशन मांगा गया है कि ऐसी परिस्थिति में कैसे संचालन किया जाएगा। सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग उड़ान स्कीम की समीक्षा करेगा। ये स्कीम 2016 में लागू हुई थी। उद्देश्य था ये कि छोटे शहरों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी दी जाए और ऐसे हवाई अड्डे या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कम यूज होता है, अंडर सर्व्ड है, उसका दोहन बेहतर किया जाए। करीब 7 साल हो गए इस योजना को लागू हुए। अब इसका रिव्यू किया जाएगा। सर, किस लिए हो रहा है रिव्यू? उड़ान स्कीम की सफलता बहुत ज़्यादा नहीं दिखी। आंशिक रूप से उड़ान स्कीम सफल हुई। 2016 में से लॉन्च किया गया था, और करीब 100 के आसपास जो सी कैटेगरी के एयरपोर्ट थे, बी और सी कैटेगरी के एयरपोर्ट थे, खासतौर से राज्यों की राजधानियों के अलावा जो दूसरे एयरपोर्ट थे, उन्हें इसमें खोला गया था। और ये कहा गया था कि इसमें हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी शुरू की जाएंगी, छोटे विमानों की उड़ान भी शुरू की जाएगी। लेकिन इसमें बिडिंग भी कराई गई थी कंपनियों से उड़ान स्कीम में, जिसमें करीब 453 रूट्स और 70 एयरपोर्ट्स खोले गए थे, जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन फिलहाल इस स्कीम में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। ज़्यादातर जो उड़ान योजना वाले एयरपोर्ट्स थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। कंपनियों ने शुरुआत में तो कुछ विमान सेवाएं शुरू भी की थी, लेकिन अब वो विमान सेवाएं नहीं दिख रही। कुछ ही ऐसे एयरपोर्ट हैं दूर दराज के जिन पर सेवाएं दिख रही हैं। और अब सरकार इन परियोजनाओं पर या इस उड़ान योजना पर कोई बड़ी सब्सिडी देने की स्थिति में भी नहीं है, इसलिए इसकी समीक्षा की जा रही है। दूसरी, बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो गई है, क्योंकि बाजार में कुछ ही कंपनियां बची हैं, और वो कंपनियां ज़्यादा मुनाफे वाले जो सेक्टर्स हैं, जो रूट हैं, जो मेट्रोज़ के बीच में और मिनी मेट्रोज़ के बीच के रूट्स हैं, उन पर ट्रैफिक के लिए और उन पर विमान उड़ाने के लिए, सेवाएं चलाने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं। देश की बड़ी कंपनियां नीलामी में जीते हुए कोल ब्लॉक्स को वापस कर रही हैं। इन कंपनियों में एक्सिस माइनिंग, अदानी एंटरप्राइजेज, जेएसडब्ल्यू जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। जिन प्रोजेक्ट को वापस किया जा रहा है, उनमें छत्तीसगढ़ के खरगांव और झींगाडोर माइन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। सर, बड़ी बात यह, नीलामी में जीत लिया था, काम शुरू होना था, खनन करना था, कोयला निकालना था, बेचना था, लेकिन ये वापस क्यों हो रहे हैं ब्लॉक्स? ये शुभम, एक किस्म की अब कोयले के क्षेत्र में एक किस्म का पॉलिसी गतिरोध बनता दिखाई दे रहा है। और ये चौंकाने वाली बात है कि जब सरकार इन खदानों की नीलामी करने आई थी, तो देश की बड़ी बिजली और स्टील कंपनियों ने इसमें इन खदानों को लिया था। लेकिन अब कंपनियां बता रही हैं स्टॉक एक्सचेंजेस को अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि वो इसे वापस कर रही हैं, और इसकी वही वजह है कि सरकारी कामकाज में मंजूरियां ना मिलना। जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, उसमें जो एसएल माइनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, अडानी इंटरप्राइजेज है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, देश की सारी बड़ी कंपनियां अब खदानें वापस लौटा रही हैं। इसमें कुछ कंपनियों के भीतर तो आर्थिक कारण है, निवेश की समस्याएं हैं, बाजार में डिमांड ना होना है, लेकिन कुछ कंपनियों को सरकार से मंजूरियां भी नहीं मिली हैं। इसमें खासतौर से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के 2 प्रमुख राज्य उभरे हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा खदानें वापस करने की सूचना हमारे पास आई है। इसमें भी जैसे कि छत्तीसगढ़ का एक इलाका है, जिस इलाके में पर्यावरण को लेकर मंजूरियां अटकी हुई हैं, जिसको हासदेव आरंद एरिया कहते हैं। इस एरिया में जो माइंस थी, उनकी अप्रूवल्स फंसी हुई, उनका अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कंपनियां यहाँ वापस कर रही। ऐसा ही हिस्सा एक उड़ीसा में है। अगर हम आंकड़ों में देखें तो हमें दिखाई देता है कि करीब 109 माइंस ऐसी थी जिनको सरकार ने रखा था, जिसमें केवल 53 का तो एलोकेशन ही हो पाया था। 109 में से 53 माइंस का एलोकेशन हो पाया था, और जिसमें अब नॉन ऑपरेशनल माइंस की संख्या 18 है। केवल 6 माइंस ऑपरेशंस में दिखाई दे रही हैं।
दुनिया भर में 4 बड़ी कंपनियां आमने सामने, यानी कि उनमें लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ है भारत की ज़मीन पर ये लड़ाई जो है गूगल के और अमेजॉन के बीच, और दूसरी जैसा आपको पता है कि जकरबर्ग और मस्क के बीच है, यानी कि लड़ाई है थ्रेड और ट्विटर को लेकर। तो पहले हम बात करते हैं पहली लड़ाई की, जो है गूगल और अमेजन के बीच। गूगल ने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई पर बड़ा आरोप लगाया है। गूगल ने कहा है कि सीसीआई ने सिर्फ अमेजन को फायदा पहुंचाने के लिए उसे बिजनेस मॉडल में बदलाव करने के लिए कहा है। मतलब ये कह रहा है गूगल कि आपको एक कंपनी को फायदा पहुंचाना था, इसलिए आपने मुझसे कहा कि नियम चेंज कर लीजिए। पिछले साल हुआ क्या था, अक्टूबर में सीसीआई ने गूगल पर 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और गूगल से यह भी कहा था कि वह एंड्रॉइड पर अपने ऐप स्टोर में 10 बड़े बदलाव करे। गूगल पर आरोप है कि वह एंड्रॉइड पर अपने प्रोडक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहा था। इसी का दोषी पाते हुए सीसीआई ने गूगल पर जुर्माना लगाया था। अब गूगल ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उसी याचिका में गूगल ने कहा है कि सीसीआई अमेजन को फायदा पहुंचा रहा है। सर, किस तरह फायदा पहुंचा रहा था, ये क्या आरोप है? शुभम, ये काफ़ी बड़ा आरोप है। भारत के कंपटीशन रेगुलेटर पर दुनिया की एक बड़ी कंपनी ने, गूगल ने, सीधा आरोप लगाया है कि ये सारा फैसला जो उसके ऊपर एंड्रॉयड के प्ले स्टोर के नियम बदलने के लिए, बाकी ऐप्स को जगह देने के लिए, बिलिंग की व्यवस्थाएं बदलने के लिए, मोनोपोली खत्म करने का जो आदेश दिया गया था, वो एक दूसरी कंपनी को फायदे पहुंचाने के लिए, अमेजन को फायदा पहुंचाने के लिए कहा गया था और इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गई। मामला यह है कि जब सीसीआई ने एंड्रॉयड वाले मामले पर हियरिंग शुरू की थी तो अमेजन ने अपनी फाइलिंग में, अमेजन ने अपनी पेशी में ये बात कही थी कि उसने गूगल के एक अधिकार पर सवाल उठाए थे। गूगल का कहना यह है कि अमेजन ने एंड्रॉयड का एक फॉर्क डेवलप किया है, एंड्रॉयड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन डेवलप किया है जिसका नाम फायर ओएस है, और उस फायर ओएस को आगे बढ़ाने के लिए अमेजन ये चाहता है कि गूगल के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं, गूगल के कामकाज को बदला जाए, जिससे कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बाजार में आना शुरू हो। इस फैसले से सीधा फायदा, गूगल का आरोप है भारत के कंपटीशन कमीशन पर कि इस फैसले का सीधा फायदा अमेजन को मिलेगा, क्योंकि अमेजन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे मोबाइल में ज़्यादा जगह मिलेगी, उसे प्रवेश मिलेगा। ये मामला दिलचस्प है। भारत के एक रेगुलेटर के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी अदालत में अपील की गई है और उसमें भी खुलकर गूगल ने एक कंपनी की तरफदारी का आरोप लगाया है। अब बात दूसरी लड़ाई की। दुनिया की 2 दिग्गज कंपनियां ट्विटर और मेटा भी आमने सामने हैं। मेटा पर यह आरोप लगाया है ट्विटर ने कि उसने जो नया थ्रेड सॉफ्टवेयर बनाया है, ये इसको कॉपी कैट किया है, हमारी देखा देखी एक सा सॉफ्टवेयर बना दिया है। साथ ही एक आरोप ये भी है कि कंपनी ने कर्मचारियों को लिया है और जो उनके बिजनेस एथिक्स हैं, कोड्स हैं, उनकी जानकारी के लिए उसने ट्विटर के पुराने कर्मचारियों को हायर किया है, अपने यहाँ नौकरी पर रखा है। सर, क्या ये वाकई कॉपी कैट का मामला है? अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये लगता है कि ट्विटर के मॉडल को पूरी तरह कॉपी किया गया है। हालांकि कॉपी कैट नहीं भी है कई मामलों में, क्योंकि ट्विटर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो पैसे के जरिए पेवाल के पीछे ले आया है, वो सारी सुविधाएं थ्रेड्स ने शुरुआत में ही देनी शुरू कर दी हैं। जैसे कि आप इसमें लंबी पोस्ट लिख सकते हैं, 500 कैरेक्टर से ऊपर की पोस्ट लिख सकते हैं, यानी कि सामान्य ट्वीट जो किया जाता है उस ट्वीट से कम डबल आकार की पोस्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें लिंक, फोटो, वीडियो, 5 मिनट तक के लंबे तक के वीडियोज़ आप लगा सकते हैं, इसमें लिंक और फोटोज़ लगा सकते हैं, जो कि मेटा ने अपनी सूचनाओं में बताया है। ये सारी सुविधाएं ट्विटर पर उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ दिलचस्प जो कारोबारी लड़ाई है वो ये कि एलन मस्क बुरी तरह फंसे हुए हैं ट्विटर को खरीदने के बाद। कंपनी घाटे में जा रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, ट्विटर की सेवा लगातार महंगी होती चली जा रही है, उसके लिए पैसा वसूला जा रहा है और लोग उसे छोड़ रहे हैं। वो सारी चीज़ें जिन पर एलन मस्क पैसा लगा रहे हैं या जिन पर एलन मस्क फीस लगा रहे हैं, उसमें से वो सारी सुविधाएं फेसबुक के थ्रेड्स पर मिल रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसको फेसबुक ने अपने सबसे मशहूर, मेटा ने अपने सबसे पॉपुलर मोबाइल ऐप इंस्टाग्राम से जोड़ा है। इंस्टाग्राम के सहारे इसे पुश करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इंडिपेंडेंट किस्म का ऐप नहीं बल्कि इंस्टाग्राम के साथ एक सपोर्टिंग ऐप के तौर पर भी लाया गया है। अब इस पर एक मजबूत कानूनी लड़ाई अमेरिका की अदालतों में होती दिखाई दे रही है, लेकिन बहरहाल इस लड़ाई में फ़िलहाल मस्क बचाव की मुद्रा में है, मुश्किल में है, चुनौती में है। जकरबर्ग ने आगे बढ़कर ट्विटर के एकाधिकार को माइक्रो ब्लॉगिंग के एकाधिकार को बड़ी चुनौती दी है और इसके डाउनलोड्स का नंबर भी बता रहा है कि थ्रेड्स तेजी से पॉपुलर हो रहा है अपने लॉन्च के बाद। देश में ओटीटी प्लेयर और कम्युनिकेशन ऐप जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल आदि के रेगुलेशन को लेकर चर्चा शुरू हुई है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई इस पर चर्चा के लिए एक कंसल्टेशन पेपर ला सकता है। कंसल्टेशन पेपर में ओटीटी की परिभाषा तय करने के साथ साथ तमाम पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। सर, किन पहलुओं पर चर्चा हो सकती है? ओटीटी के रेगुलेशन की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। भारत में एक तरफ सोशल मीडिया को लेकर, डेटा प्राइवेसी को लेकर कानून बन रहा है, दूसरी तरफ टीआरआई ओटीटी में पूरे नेटवर्क को शामिल करना चाह रहा है और इस बार ओटीटी में केवल
नेटफ्लिक्स से अमेज़न नहीं बल्कि बाकी भी व्हाट्सएप और सिग्नल और टेलीग्राम जैसे भी जो मॉडल हैं, जिन मॉडल में जो माइक्रो ब्लॉगिंग या जो चैट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इनके इस पर कंटेंट के, इनके काम करने के तरीके के, इनके आपस में जो इंटरचेंजेबिलिटी है नेटवर्क्स के साथ, इस पर पूरा एक चर्चा पत्र सामने प्रस्तुत करेगी जिस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय मांगी जाएगी। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना और ऑयल कंपनियों की तरफ से डॉलर की मांग की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव बना हुआ है। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 8 पैसे कमजोर हुआ और प्रति डॉलर 82.68 के स्तर तक लुढ़क गया। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से डॉलर में तेजी देखी जा रही है, जिस वजह से रुपए समेत तमाम करेंसी कमजोर दिख रही हैं। सर, आगे कैसी चुनौती बनती देख रहे हैं रुपए के लिए आप? अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स के भी 7 साल के 2007 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका के का बाजार ब्याज दरों में कम से कम 2 बढ़ोतरियों के लिए, 2 बढ़त के लिए इस साल तैयार हो रहा है, एक अभी और एक शायद नवंबर में। इसका असर हमें डॉलर इंडेक्स में मौजूदगी के तौर पर दिखाई दे रहा है। रुपये 83 की तरफ गति करने लगा है, रुपए पर अब दबाव बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती है, रुपए की उतार चढ़ाव को थामने की के लिए रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त क्षमता मौजूद है। लेकिन यहां से लेकर नवंबर दिसंबर तक शुभम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरें बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने के आसार अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए रुपए में एक दबाव, उतार चढ़ाव का एक दौर अब यहां से शुरू हो सकता है, जो शायद अगले 3-4-5 महीने तक चलेगा, जिसमें देखना होगा कि रुपया किस स्तर तक नीचे जाएगा और रिजर्व बैंक किस किस मौके पर दखल करेगा बाजार में। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में अमेरिका में ब्याज दरें अगले 6 महीने से 8 महीने तक बढ़ती रहीं और डॉलर इंडेक्स की मजबूती रही, तो फिर रुपए में जो पिछले 5-6 महीने से एक स्थिरता आई थी उसके डगमगाने का खतरा है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 2023 की पहली छमाही के दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक जहां 6% बढ़े हैं, वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 12% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब विशेषज्ञ बाजार में सलाह दे रहे हैं कि निवेश संभल कर किया जाए। दोनों इंडेक्स के शेयरों को खरीदारी करने से पहले अच्छे से जांचा परखा जाए। सर, पहला सवाल तो यही कि शेयर बाजार में तेजी थी, सेंसेक्स निफ्टी 6-6.5% बढ़े, तो ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स थे या ये शेयर थे, ये 12% दोगुने कैसे बढ़ गए? 2-3 दिलचस्प घटनाक्रम स्मॉल कैप और मिड कैप में दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप के बाजार में जो चल रहा है उसे हमने सबसे बड़ी खबर के तौर पर इसलिए शामिल किया कि छोटे निवेशकों का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगा हुआ है। जो स्मॉल कैप की इस साल की पहली छमाही में अगर आप माने, जनवरी से अभी तक की माने, तो 2 वजहों से आया। क्योंकि एक तो पिछले साल 2022 में इन दोनों इंडेक्स का परफॉर्मेंस मार्केट से काफ़ी खराब था, अंडर परफॉर्म था, तो इनमें बेहतर वैल्यूएशन की संभावनाएं दिखाई दे रही थी। इसलिए जैसे ही बाजार में थोड़ा मोमेंटम बनता दिखाई दिया, यहाँ पर वैल्यू बाइंग शुरू हुई। आपको याद होगा, हमने पिछले साल में भी आपको बताया था कि 2022 में के पूरे कैलेंडर ईयर में इन दोनों इंडेक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। अगर हम आंकड़े देखें तो जो मिड कैप पिछले कैलेंडर ईयर में, पिछले साल जनवरी से दिसंबर के बीच में केवल 1.4% बढ़ा था और स्मॉल कैप इंडेक्स केवल 1.8% बढ़ा था। और इन 2 वजहों से, जबकि उस समय बीएसई सेंसेक्स ने करीब 4% की बढ़ोतरी दिखाई थी पिछले साल। और इसलिए इस बढ़ोतरी के कारण इस बार जैसे ही मौका मिला, छोटे और मझोले शेयरों में तेज खरीदारी शुरू हुई, वैल्यू बाइंग की संभावना बनी और लोगों ने निवेश भी किया। और जैसा शुभम ने आपको बताया कि बीएसई का स्मॉल कैप इस समय लगभग 12.7% पर और मिड कैप 13.7% की ग्रोथ दिखा रहा है, जबकि सेंसेक्स में केवल 6% की ग्रोथ दिखाई दे रही। तो एक तो वैल्यू थी। दूसरी चीज़ ये थी कि निवेशकों का भरोसा वापस लौटा और एफआईज ने और डीआईआईज ने भी स्मॉल कैप और मिड कैप में खरीदारी शुरू की। और इस वजह से बाजार में जब तेजी आई तो सबसे बड़ा गुब्बारा या सबसे तेज तेजी हमें इस कैटेगरी के स्टॉक्स में और इंडेक्स में दिखाई दी। सर, अब किस तरीके के खतरे बनते दिख रहे हैं आपको बाजार में? बाजार के चूंकि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, इनमें ये बाजार से ज़्यादा तेज रफ्तार से दौड़ते हैं और बाजार से ज़्यादा तेज रफ्तार से गिरते भी हैं बाजार में तेजी के आधार पर। और इसलिए अब बाजार में इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही कि अगर बाजार की तेजी और इन दोनों की तेजी के बीच फ़र्क को देखें तो 2 गुने का फ़र्क दिख रहा है और यहीं से वो खतरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है। तमाम विशेषज्ञ एनालिसिस करके बता रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियाँ अपने वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर भी मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं स्मॉल कैप मिड कैप
कैप कंपनियों ने पिछले 6 महीने में। लेकिन अब बाजार में एक छोटी सी भी गिरावट आएगी, जैसा कि हमको बाजार में एक फटीक दिख रहा है तेजी में बढ़ोतरी के बाद। इनमें सबसे तेज गिरावट आने का खतरा है, क्योंकि इनमें कई सारी कंपनियों के वैल्यूएशन उतने नहीं थे जिस लेवल तक इसमें तेजी जा चुकी है, क्योंकि इन्होंने बाजार से काफ़ी तेज रफ्तार दिखाई है। तो इसलिए यहाँ खतरे की घंटी बज रही है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें तेज गिरावट दिखाई दे रही है, और कुछ कंपनियां शायद इसमें में इस उथल पुथल में टिक जाएंगी। सर अब फिर आगे निवेशकों को करना क्या चाहिए? क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में अलग अलग स्टॉक्स हैं और बहुत सारे तरह के स्टॉक्स हैं जिनकी अपनी अलग अलग परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आप गौर से स्टॉक को देखें तो ये माना जा रहा है कि ऑटो, मेटल, कंज्यूमर गुड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और NBFC स्टॉक्स, सीमेंट, हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं जिनमें स्टॉक्स को पिक किया जा सकता है स्मॉल कैप और मिड कैप में। लेकिन अब स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली को एक तरफा होने की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। चुनकर स्टॉक्स में पैसा लगाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि इनमें काफ़ी निवेश होता है छोटे निवेशकों का, इसलिए ये यहाँ पर जोखिम और खतरे ज़्यादा हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए भी स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी निवेश हुआ, और म्यूचुअल फंड की जो स्कीमें हैं उन्होंने भी, जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीमें, उनमें भी रिटर्न बेहतर दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही म्यूचुअल फंड की उन स्कीमों ने नए निवेश भी लेने बंद कर दिए। सर टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने लमसम निवेश लेना बंद कर दिया इसी वजह से, क्योंकि उनको दिख रहा है कि स्मॉल कैप फंड्स में खतरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर एकदम तेज गिरावट हुई ना, तो फिर उनके म्यूचुअल फंड्स के NAV में भी तेज गिरावट आएगी। बिल्कुल। तो अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में देखकर निवेश करते हैं, कंपनियों में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कम से कम बाजार की ये तेजी तो यही बता रही है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की तरफ। बायजूस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर उठे सवालों के बीच कंपनी ने फैसला किया कि कंपनी के CEO को सलाह देने के लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा। ये पैनल कंपनी के CEO और गवर्नेंस और बोर्ड के मुद्दों पर सलाह देगा। जून के दौरान देश में गाड़ियों की बिक्री तो बढ़ी, लेकिन डीलर्स के पास गाड़ियों का स्टॉक में भी इजाफा हुआ है। देश में ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा का कहना है कि जून के दौरान गाड़ियों की बिक्री 10% ग्रोथ आई है, लेकिन डीलर्स के पास पैसेंजर गाड़ियों का औसत स्टॉक 45 से 49 दिन का हो गया। टू व्हीलर का स्टॉक भी 20 से 25 दिन का हो गया है। मतलब आप समझिए कि फैक्ट्री से गाड़ियां निकली, वहां सेल बड़ी दिखी, लेकिन रिटेल उतनी नहीं दिखी, इसलिए इन्वेंट्री बढ़ गई। अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी QIP के जरिए 12,300 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इस पूंजी का इस्तेमाल अपने ग्रीन एनर्जी ऑपरेशन के विस्तार के लिए करेगी। हालांकि फंड जुटाने के इस प्रस्ताव को फिलहाल कंपनी के शेयर होल्डर से और नियामकीय संस्थाओं से मंजूरी मिलना बाकी है। संकट में फंसी एयरलाइन गोफस्ट को लेकर 2 अपडेट आए। पहला अपडेट ये आया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही निजी क्षेत्र की एयरलाइन गोफस्ट को सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत से राहत मिली है। कोर्ट ने अमेरिकी इंजन निर्माता प्रेट एंड बिटनी यानी P&W को यह आदेश दिया कि अगस्त से गोफस्ट को 5 इंजन की आपूर्ति करें। P&W ने यह कहा है कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करेगा। इस बीच दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह है कि गोफस्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में के उस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी की है, जिसमें किराए पर विमान देने वाली कंपनियों को नियमित अंतराल पर 30 विमानों के हिस्से के निरीक्षण और रखरखाव की अनुमति दी गई थी। उसने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। सर कोई टिप्पणी आपकी? गोफस्ट को लेकर मामले थोड़े सुलझते दिख रहे हैं। प्रेट एंड विटनी को कुछ विमानों की आपूर्ति के लिए तैयार हो गई है। अब मामला DGCA के पास है कि क्या DGCA इस बात पर भरोसा करेगी कि गोफस्ट को दोबारा उड़ान भरने की इजाज़त दी जाए। और अडानी समूह से हम जो आपको लगातार बता रहे हैं वैसे ही खबर आई है। कल भी हमने आपको बताया कि अडानी समूह को अपनी हिस्सेदारी बेचकर ही अब आगे काम चलाना पड़ेगा। तो अडानी ग्रीन्स के का एक और इशू आ रहा है, QIP इशू आ रहा है, जिसमें कर चुकाने के लिए पैसे जुटाए जाएंगे हिस्सेदारी बेचकर। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सवाल सुझाव कुछ है तो जरूर लिख भेजिए। अब आपसे अगली मुलाकात होगी रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में। सर क्या खास होगा इस बार वहाँ? इस बार इकोनॉमिकम में हम आपको एक ऐसा दिलचस्प किस्सा या एक दिलचस्प घटनाक्रम बताने वाले हैं जिस पर शायद आपकी नज़र नहीं पड़ी होगी। अमेरिका और रूस के युद्ध के रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच और अमेरिका और रूस के बेहद ख़राब होते रिश्तों के बीच भी कुछ ऐसा चल रहा है अमेरिका और रूस के बीच में जो बड़ा अप्रत्याशित है। कुछ खास चीज़ों के लिए अमेरिका आज भी रूस का मोहताज है और अमेरिका की राजनीति में इसको लेकर बेहद बड़ी उथल पुथल मची। क्या ऐसा है जो अभी भी अमेरिका रूस से खरीद रहा है और जिसके बिना अमेरिका का काम नहीं चलता? हम उस तरफ आपको ले चलेंगे और बताएंगे कि दुनिया के इस हिस्से में, इस घटनाक्रम में, इस फ्यूल के हिस्से में एक ईंधन है ये, इसमें क्या चल रहा है इस बार के इकोनॉमिकम में।
और सर ये इकोनॉमिकम जिस मोबाइल ऐप पर दिखेगा वो भी खास होगी इकोनॉमिकम की तरह? हाँ, और मनी9 का मोबाइल ऐप नया सुपर ऐप आ रहा है। आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर अगर आपने अपडेट नहीं किया तो उसे तत्काल अपडेट करें अपने प्ले स्टोर में जाकर, या जो अपडेट आया उसको स्वीकार करें और बताएं हमको कि नया ऐप कैसा लग रहा है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम आपको जल्दी लेकर आएंगे। चलिए, तो अब फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये